चैप्टर नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस is a systematic process of analyzing the financial information in financial statements to understand and undertake economic decisions। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसके बेस पे इकोनॉमिक डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार है, फाइनेंशियल पोजीशन तैयार है यानी कि बैलेंस शीट तैयार है। अब उनके आइटम्स को कंपेयर करना, उनके आइटम्स को एनालाइज करना और उसके बेस पे डिसीजन मेकिंग करना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। व्हाट आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनती हैं जो चैप्टर नंबर 3 में है। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनती हैं, वो भी चैप्टर नंबर 3 में है। रेशो एनालिसिस होता है, चैप्टर नंबर 4 में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, चैप्टर नंबर 5 में है। तो बेसिकली इस बुक के चैप्टर्स के नाम लिखने हैं टूल्स में: कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, फ्लो। नाउ इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है दो पीरियड्स की फिगर्स का कंपैरिजन करना, जैसे कि करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है और लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें फिक्स्ड एसेट्स का कंपैरिजन, उसमें शेयर कैपिटल का कंपैरिजन, डिफरेंट आइटम्स का कंपैरिजन करना, दो पीरियड्स की या दो से ज़्यादा पीरियड्स की, दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सेम आइटम डिफरेंट पीरियड्स की कंपेयर होती हैं और 2 और मोर ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। वर्टिकल एनालिसिस में सिर्फ एक ही पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए और उसमें हम एक ही पीरियड की जो फिगर्स हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपैरिजन, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स का टोटल एसेट से कंपैरिजन। इस टाइप से कंपैरिजन होता है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में एब्सोल्यूट टर्म और परसेंटेज टर्म्स में फिगर निकलती हैं। ये जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे अभी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और वर्टिकल एनालिसिस में परसेंटेज टर्म्स में ही फिगर्स निकलती हैं सिर्फ। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए यूज होता है जनरली, कि ओवर द टाइम फिगर्स में क्या चेंज आ रहा है। और वर्टिकल एनालिसिस जनरली जो है क्रॉस सेक्शन के लिए होता है, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस कि डिफरेंट फिगर्स के बीच में क्या रिलेशन है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कंपैरिजन का पार्ट है और वर्टिकल एनालिसिस सिर्फ कंपैरिजन की तरफ एक स्टेप है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है, 1 मार्कर, स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव कह लो, पर्पस कह लो, सिग्निफिकेंस कह लो। स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो एक ऑब्जेक्टिव है असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी। तीसरा ऑब्जेक्टिव है असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि करंट लायबिलिटी हम पे कर पाएंगे टाइम पे या नहीं कर पाएंगे, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को टाइम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर चौथा ऑब्जेक्टिव है इंटर फर्म कंपैरिजन करना। पांचवा ऑब्जेक्टिव है फोरकास्टिंग करना, टाइम सीरीज एनालिसिस करके, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करके हम कमिंग ईयर के लिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं: प्रॉफिटेबिलिटी को एसेस करना, मैनेजरियल एफिशिएंसी को एसेस करना, इंटर फर्म कंपैरिजन करना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना,
और फ्यूचर ईयर के लिए फोरकास्टिंग और बजट प्रिपेयर करना। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन कौन यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, यानी कि पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो एक तो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है, प्रोडक्शन कितनी रखी जाए करी जाए, सेलिंग प्राइस क्या रखा जाए, कौन सी कॉस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है, न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, वगैरह वगैरह। कोई सेगमेंट अगर लॉस में जा रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए। तो ये सब डिसीजन मेकिंग जो मैनेजमेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेस पे करती है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। एम्प्लॉयज़ को बोनस चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके वो पता लगा सकते हैं कि उनकी कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है, उनको कितना बोनस मिलेगा, उनकी जॉब सिक्योर है कि नहीं है। शेयर होल्डर्स और ओनर्स और इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पर उनको डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उनका कैपिटल अप्रिशिएशन होता है, यानी कि उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो ये सब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैपिटल अप्रिशिएशन कितना हो रहा है उनका, यानी शेयर का प्राइस कितना बढ़ रहा है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं, नेक्स्ट है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो वो पहले कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, इस कंपनी में पैसा लगाना बेटर रहेगा या नहीं। सप्लायर्स और क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज़ टाइम पे कर पाती है कि नहीं कर पाती। सेकंड, कंपनी का टर्नओवर कितना है, अगर कंपनी का टर्नओवर अच्छा है, सेल अच्छी है, तो कोई भी क्रेडिटर इजीली क्रेडिट देने को तैयार हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि कंपनी की टर्नओवर अच्छी है, कंपनी सेल करके उनका पैसा टाइम पे कर देगी। देन बैंकर्स एंड लैंडर्स, जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है, वो तो इंटरेस्टेड होंगे ही प्रॉफिटेबिलिटी में, फाइनेंशियल पोजीशन में, कि उनका कहीं पैसा डूब तो नहीं रहा, कहीं पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कहीं विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगी कंपनी बैंक्स का। देन टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनको टैक्स लेना है अपना, तो प्रॉपर असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज एज पर द लॉज इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। टैक्स अथॉरिटीज आर इंटरेस्टेड इन एंश्योरिंग प्रॉपर असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उनको टैक्स लेना है, इसलिए वो भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड रहती हैं। तो ये सब है हमारा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं और उनका क्या इंटरेस्ट है। देन लास्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, स्टेट एनी वन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की कोई भी एक लिमिटेशन बताइए। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस है ये, दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम वो पढ़ते हैं जो हो चुका है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। मोर शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फ्यूचर पोजीशन। जो हो चुका वो तो हिस्टोरिकल है, तो ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है, जो हो चुका है उसके बारे में स्टडी करता है। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में प्राइस लेवल चेंज इग्नोर हो जाता है। हमारी सेल्स डबल हो गई तो बस यही शो करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कि जो टर्नओवर है डबल हो गया है, और मान लीजिए प्राइस जो है डबल से भी ज़्यादा हो गया है, तो यूनिट्स में अगर सेल कंपैरिजन करेंगे तो कम हो गई है, तो प्राइस लेवल चेंज इग्नोर हो गया। हमारी 10 लाख की सेल थी, 100 रुपीज सेलिंग प्राइस था, यानी 10,000 यूनिट हम सेल करते थे। अब हमारी 20 लाख की सेल है, लेकिन सेलिंग प्राइस 250 है, यानी कि हम 8,000 यूनिट सोल्ड करते हैं। तो सिर्फ ये दिखता है कि टर्नओवर डबल हो गया, ये नहीं दिख रहा कि यूनिट्स में तो कम हो गया, 10,000 से 8,000 यूनिट्स का हो गया।
तो प्राइस लेवल चेंज जो है इसमें इग्नोर हो जाता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर हो जाता है। आपके पास गुड मैनेजमेंट है, पब्लिक रिलेशन कंपनी के अच्छे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनी के हाथ में, तो ये सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में नहीं आ पाते। नॉट फ्री फ्रॉम बायस, बायस भी पॉसिबल है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड को लेकर, डेप्रिसिएशन के मेथड को लेकर पर्सनल जजमेंट, पर्सनल बायस हो सकता है। विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बेटर पोजीशन शो करना, जबकि एक्चुअली पोजीशन खराब है, लेकिन अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके बेटर शो करना। तो इट इज़ पॉसिबल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो दीज आर द limitations of financial statement analysis.